हेलो प्यारे बच्चों। वेक्टर के लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन पर डिस्कशन किया था। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। भौतिक राशि को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। एक थी स्केलर और दूसरी थी वेक्टर, अदिश और सदिश। रियलिटी में अगर बात की जाए तो एक तीसरी कैटेगरी और निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं टेंसर या प्रदिश। अभी हम टेंसर या प्रदिश के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल में हम ये मान करके चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्केलर और वेक्टर में, मतलब अदिश और सदिश में। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम अदिश या स्केलर बोलेंगे। जिसमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वेक्टर बोलेंगे। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। फिर हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका देखा कि उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण की बात की जाएगी तो दोनों तरफ डंडे खड़े कर देंगे, मतलब एक मोड बना देंगे। दैट इज कॉल्ड मोड ए विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो ए वेक्टर का परिमाण होगा। तो उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड में डंडे खड़े कर दिए जाते हैं। ये एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका। फिर उसके बाद में बात आई थी कि एक वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर चाहिए, ग्राफीय निरूपण अगर हमको चाहिए, मतलब एक वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाना है, एक वेक्टर को खींच करके दिखाना है, तो वो किस तरह से किया जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर या सदिश होगा हमको उस डायरेक्शन में एक एरो या तीर खींचना है, और उसकी जो लेंथ होगी, उसकी जो लंबाई होगी, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब उसकी जो लंबाई होगी वो उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें वेक्टर से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ वेक्टर। यहां पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, किस किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं। पहले मैं आपको टाइप्स के नाम बता देता हूं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार क्या क्या हैं। पहला जो हम डिस्कस करते हैं बच्चों वो है इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर को हम हिंदी में कहेंगे समान सदिश या तुल्य सदिश। ओके। सेकंड फिर इसी से रिलेटेड जो हम लेंगे वो होगा अनइक्वल वेक्टर। जाहिर सी बात है इसको हम क्या कहेंगे, असमान सदिश। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर हिंदी में जिसको कहा जाता है समतलीय सदिश। ओके। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर हिंदी में हम इसको कहते हैं संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश। ठीक। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो है नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। ठीक, हिंदी में हम उसको कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक या विपरीत सदिश। नेक्स्ट जो हम लेते हैं वो है यूनिट वेक्टर। हिंदी में हम उसको कहेंगे एकांक या इकाई सदिश। ठीक, ये मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर लिख दिए, मतलब नाम लिख दिया कौन कौन से हैं। थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफिंग में कर देता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये दो वेक्टर हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक या विपरीत सदिश। दूसरा है यूनिट वेक्टर या एकांक इकाई सदिश। ठीक है, स्टार्टिंग से हम लेकर के चलते हैं कि इक्वल वेक्टर, अनइक्वल, कोप्लेनर, कोलिनियर, एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस भी लगा करके चलेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, दो सदिश समान कब होंगे। एक वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज आएंगी, मतलब परिमाण और दिशा दो चीज आएंगी। तो दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, मतलब दोनों की दिशा समान हो, और दोनों का जो परिमाण या मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए। कैसे, मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। मैं कहता हूं कि दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों समान दिशा में, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो दोनों तीर मैंने बनाए हैं इन दोनों की लंबाई, लेंथ सेम आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो हम कहेंगे बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब बच्चों कहीं पर भी हमको इस तरीके का रिलेशन अगर मिलता है
सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशन। हमको इस रिलेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर का मतलब क्या है, कि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक, अच्छा, एक टाइप के रिलेशन की बात और करता हूं। मान लो ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर। ये प्रैक्टिकली वो रिलेशंस हैं जो हमको फिजिक्स में मिलते हैं, जो हमको फिजिक्स में किसी डेरिवेशन में या किसी क्वेश्चन में फेस करने होते। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशन? ये जो रिलेशन मैंने लिखा, इसका क्या मतलब निकल करके आता है? ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर। एक छोटी सी बात बता रहा हूं बेटा, और आगे जाकर के वो चीज क्लियर हो जाएगी आपको कि जब दो वेक्टर्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ हो, हमको उनके डायरेक्शन से रिलेटेड, दिशा से रिलेटेड अगर बात करनी है, तो हमको प्लस या माइनस पर ध्यान लगाना है। मतलब प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे कि दोनों वेक्टर, दोनों सदिश सेम डायरेक्शन में है या एक दूसरे के अपोजिट, मतलब विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये प्लस और माइनस है। प्लस अगर होगा तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, माइनस अगर होगा तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में होंगे। जैसे यहां मैं बात कर रहा हूं तो ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर। अब हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम कहेंगे भाई कहीं पर भी माइनस हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, एक ही दिशा में है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो हम कांस्टेंट को ढूंढेंगे, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ए का जो मैग्नीट्यूड या परिमाण है वो बी के मैग्नीट्यूड या परिमाण का डबल है, दुगना है। ठीक है, तो इसको अगर हम एलेबरेट करके बोलें, इसको पूरा एक्सप्लेन करके बोलें, तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों समान दिशा में हैं। ए का परिमाण या मैग्नीट्यूड बी के परिमाण या मैग्नीट्यूड का डबल है, मतलब दुगना है। ठीक, मान लो हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन मिल जाए कि ए वेक्टर इक्वल्स टू -2b वेक्टर है। ये कुछ प्रैक्टिकल रिलेशंस मैं आपको बता रहा हूं, तो केयरफुली इस चीज को देखना आप। ए वेक्टर इक्वल्स टू -2b वेक्टर। अब यहां पर हम ए और बी के डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस और माइनस पर ध्यान लगाओ, तो यहां पर हमको माइनस दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ए अगर राइट में है तो बी लेफ्ट में होगा, ए अगर ऊपर है तो बी नीचे होगा, ए किसी एक डायरेक्शन में तो बी उससे 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। ये तो हुआ माइनस का मतलब। 2 की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण का दुगना है। अब कहीं पर भी ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मत करना कि आप ये कहो कि ए का मैग्नीट्यूड या परिमाण बी के मैग्नीट्यूड या परिमाण का -2 गुना है। परिमाण या मैग्नीट्यूड तो दुगना है, माइनस और प्लस तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, मतलब समान है या विपरीत है। तो यहां पर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये कुछ रिलेशंस हैं, आगे भी इनकी हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। अनइक्वल वेक्टर्स की अगर बात करें तो यहां अपन कॉमन सेंस लगाएं। इक्वल वेक्टर में हमने क्या कंडीशन बोली, इसको अगर मैं सिंपल तरीके से समझना चाहूं तो भाई एक वेक्टर से रिलेटेड दो चीजें हैं, एक बात आती है मैग्नीट्यूड की और एक बात आती है डायरेक्शन की। ये दो बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, हमने इक्वल वेक्टर की बात की तो हमने कहा कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, अब आप कॉमन सेंस से ये सोच करके देखो कि अनइक्वल में क्या पॉसिबिलिटीज बननी चाहिए। इक्वल में तो क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर मैं आपसे कहूं कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, या फिर उनका डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, या फिर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, इन दैट केस क्या कहेंगे? ये तीन पॉसिबिलिटीज बनी तो मुझे ये मालूम हो गया कि जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर द इक्वल वेक्टर, मतलब समान सदिश होने के लिए ये शर्त है। इसका मतलब ये तीन पॉसिबिलिटीज किसको इंडिकेट कर रही होंगी बेटा? ये इंडिकेट कर रही होंगी अनइक्वल वेक्टर्स को, असमान सदिश को। तो हम असमान सदिश या अनइक्वल वेक्टर के लिए क्या कहेंगे कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम नहीं हो, मतलब परिमाण तो समान हो, दिशा समान नहीं हो, या उनकी दिशा डायरेक्शन तो समान हो, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, या मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं हो, डायरेक्शन भी सेम नहीं हो, मतलब दोनों ही चीजें अलग अलग हो, तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में जो वेक्टर्स होंगे वो अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे।
ठीक है, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो जो इक्वल नहीं होगा वो अनइक्वल है। तो इक्वल होने की शर्त हमारे सामने लिखी हुई है। अब ये शर्तें देख लो जिनमें इक्वल वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो वहां पर हम कहेंगे कि अनइक्वल वेक्टर है। जैसे मैंने कहा कि मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, अब मैं कहता हूं कि बी इसी डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है। एक सिचुएशन में ऐसे बोलता हूं कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। एक सिचुएशन में ऐसे बोलता हूं कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर दोनों वेक्टर कैसे हैं? अनइक्वल। क्लियर है बेटा ये बात? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहां मैंने दोनों की लंबाई, सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में अगर मैं बात करूं तो दोनों तीरों की लंबाई, दोनों की लेंथ मैंने सेम रखी है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहां पर भी ये वेक्टर कैसे हो गए? अनइक्वल वेक्टर हो गए। क्लियर? और ऐसे ही ये तीसरे में क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो तो, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो यहां भी दोनों वेक्टर कैसे हो गए? अनइक्वल वेक्टर। और ऐसे ही जाने कितने केसेस हम बना सकते हैं। सिंपली मैं तो ये कहूंगा कि अगर इक्वल नहीं है तो अनइक्वल ही होंगे। बोलो ये बात क्लियर? तो ये दो कैटेगरीज हमने कवर कर ली, इक्वल वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर। अब उसके बाद में बात आती है बेटा कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश की। एक बार थोड़ा सा पोर्शन में इसमें से इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। कोप्लेनर या समतलीय का मतलब क्या होता है उसको समझना। पहले हमको प्लेन मतलब तल का मतलब समझना पड़ेगा, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेन। ठीक है, हमने एक्सेस के बारे में सुना होगा, अक्षों के बारे में सुना होगा। एक एक्स हमने इधर ले लिया, एक वाई हमने इधर ले लिया और जेड हमने इधर ले लिया। अब एक्स हमने राइट में ले लिया है, वाई हमने ऊपर की तरफ ले लिया है, जेड एक्चुअल में किधर की तरफ है। ये थोड़ा सा 3D वाली चीज है, ध्यान लगा करके इसको समझना, चीज बहुत सिंपल है। तो जेड एक्चुअल में किधर है? जेड जो हमारी स्क्रीन है जिस पर हम ये वीडियो देख रहे हैं, उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर मतलब उसके लंबवत हमारी तरफ आ रहा है। तो एक्स और वाई ये दोनों तो हमने स्क्रीन में ही बनाए हैं। स्क्रीन में मैंने राइट साइड में लाइन खींच दी तो वो एक्स हो गया, ऊपर की तरफ लाइन खींच दी तो वो वाई हो गया, और स्क्रीन के लंबवत मतलब उसके परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने मेरी तरफ खींच ली या आपने अपनी तरफ खींच ली तो वो जेड एक्सिस हो गया। अब जरा चेक करके देखो पहले कि क्या ये तीनों एक्सिस, तीनों अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत आ रहे हैं। एक्स के और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, आप चेक करो, वाई स्क्रीन में है मतलब वाई स्क्रीन में ही आपने ऊपर की तरफ एक लाइन खींची और जेड मेरी तरफ एक लाइन खींची है, तो वाई और जेड के बीच में एंगल 90 डिग्री है या नहीं है। ऐसे ही एक्स और जेड के बीच में आप चेक करो एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ फिगर से शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको इमेजिन कर पाओगे तो ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसे ही एक्स और जेड के बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, और एक्स और वाई के बीच में तो हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि एंगल 90 डिग्री है। तो ये तीनों एक्सिस, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है। अब प्लेन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, भाषा हमको किस तरीके की मिलेगी, लैंग्वेज हमको फिजिक्स में किस तरह की मिलेगी कि एक्स वाई प्लेन में कोई मोशन हो रहा है, कोई गति हो रही है एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल में। प्लेन का मतलब यहां पर तल। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हुआ? सिंपल, ये जो हम प्लेन या तल बोल रहे हैं इसमें कौन से दो एक्सिस इन्वॉल्व हैं? एक्स और वाई। तो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का ये जो पूरा पोर्शन है जिसको मैं इस तरह से शेडेड कर रहा हूं, एक्स और वाई के बीच का ये जो पूरा पोर्शन है, आप कह सकते हो स्क्रीन। आप सोच कर देखो स्क्रीन, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये जो पूरा पोर्शन है इसी को हम एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल कहेंगे। ऐसे ही अब मैं कहता हूं कि वाई जेड प्लेन। अब आप इसका मतलब समझे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? स्क्रीन के लंबवत या परपेंडिकुलर अपना हाथ खड़ा कर दो, तो आपका हाथ कौन से प्लेन में या तल में होगा? वो वाई जेड में होगा। ऐसे ही एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे एक्स जेड। ये वाई जेड प्लेन था, और अब जो मैं बोल रहा हूं वो कौन सा है? वो एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन प्रैक्टिकली जिस सिचुएशन में आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस सिचुएशन में अगर अपन बात करें तो एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा? वो टेबल जिसके ऊपर आपका ये मोबाइल या लैपटॉप या
कंप्यूटर जिस पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो रखा हुआ है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल रखी हुई है, जो क्षैतिज ये टेबल रखी हुई है, क्या वो हमारी एक्स जेड प्लेन में है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लेन का मतलब ये हुआ। तो ऐसी ही हमको लैंग्वेज मिलेगी कि एक्स वाई प्लेन है या वाई जेड प्लेन है या एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, अब कोप्लेनर वेक्टर या समतलीय सदिश का मतलब क्या हुआ? नाम से आप मीनिंग समझ सकते हो। आपको प्लेन या तल का मतलब समझ में आया, तो कोप्लेनर या समतलीय का मतलब समझ में आया। एक ही प्लेन में, एक ही तल में जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे कोप्लेनर वेक्टर होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, बी वेक्टर भी एक्स वाई में, सी भी एक्स वाई में, डी भी एक्स वाई में, सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो क्या सारे वेक्टर कोप्लेनर या समतलीय हैं? ऐसे मैं कहता हूं कि सारे वेक्टर जितने भी मैंने बनाए वो वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड तल में है, तो क्या सारे कोप्लेनर या समतलीय हैं? तो एक ही प्लेन में या तल में जितने भी वेक्टर होंगे उन सबको हम कोप्लेनर वेक्टर या समतलीय सदिश कहेंगे। ठीक है बेटा, ये बात अपन को क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा आता है कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय। नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, संरेखीय, कोलिनियर। एक ही लाइन पर जितने भी वेक्टर बनेंगे, फॉर एग्जांपल कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन पर एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया यहां से यहां तक, एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, एक वेक्टर मैंने ये बहुत बड़ा वाला ड्रॉ किया। इस लाइन पर जितने भी वेक्टर बनेंगे वो सारे के सारे कोलिनियर या संरेखीय होंगे। तो एक लाइन पर जितने भी वेक्टर होते हैं वो सारे कोलिनियर संरेखीय होते हैं। ठीक, यहां तक की बात होपफुली क्लियर होगी। ठीक, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये आगे की दो चीजें हैं, नेगेटिव या अपोजिट, मतलब ऋणात्मक या विपरीत। ठीक है, नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या हो बेटा? मीनिंग तो बहुत सिंपल सा है, यूजफुल बहुत है। हमने कहा कि ये ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो इसका नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर कैसे बनेगा, मतलब इसका ऋणात्मक या विपरीत सदिश कैसे बनेगा? हमको इसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, मतलब इसके परिमाण को सेम रखना है, और इसके डायरेक्शन को मतलब इसकी दिशा को विपरीत कर देना है। इसकी डायरेक्शन को, इसकी दिशा को विपरीत, कोई अलग नहीं। अलग में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मैं कहता हूं कि ए अगर राइट में है तो अब मुझे लेफ्ट में ड्रॉ करना है, ए अगर ऊपर है तो अब मुझे नीचे ड्रॉ करना है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, परिमाण उतना ही रखना है। तो ये जो वेक्टर बना ये मान लो बी वेक्टर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी इज द नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर और ऋणात्मक या विपरीत सदिश है ए का। उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का अपोजिट या नेगेटिव या ऋणात्मक या विपरीत सदिश है। कहने का मतलब हुआ कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब उनके परिमाण तो समान हो, और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उनको हम नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर, ऋणात्मक या विपरीत सदिश बोलेंगे। इस रिलेशन को लिखा जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस बी। अब आप याद करो, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी माइनस प्लस की बात की थी, वो चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। मैंने लिखा, अब उल्टा सोचो कि ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मीनिंग है? माइनस का मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत है, सही बात है, और इनटू में 1 आ रहा है, 2 3 कुछ कांस्टेंट थोड़ी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, परिमाण समान है, दिशा परस्पर विपरीत है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव या विपरीत सदिश या अपोजिट या ऋणात्मक, जो भी आप नाम देना चाहो वो है। ठीक है, अब सिचुएशंस कैसी बनती हैं प्रैक्टिकली? सिचुएशन ऐसी बनती है कि मान लो ए वेक्टर इधर है, जो सिचुएशन बनेगी वो समझो। हमको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या किसी डेरिवेशन को करने के लिए ए का नेगेटिव वेक्टर चाहिए होगा, ए का नेगेटिव मतलब ऋणात्मक सदिश चाहिए होगा। तो हमको क्या करना है बेटा? हमसे कहा कि ए का नेगेटिव वेक्टर ले लो, ए का नेगेटिव वेक्टर ले लो। इसका मतलब क्या है कि इसके मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर लो और फिर उसको माइनस ए लिख दो। कंफ्यूज मत हो ना ये वाली चीज। अभी हमने यहां पर अलग अलग नाम रखे थे, अब मैं ए का नेगेटिव वेक्टर लेकर के उस पर माइनस लगा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, परिमाण उतना ही रखा, डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, और फिर मैंने उसको माइनस ए लिख दिया। तो ये हो गया
ए का नेगेटिव वेक्टर। कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस ए वेक्टर है तो आप इसका मीनिंग क्या समझ जाओगे कि कोई ए वेक्टर था, हमने उसका नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश ले लिया है माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो माइनस ए वेक्टर लगा देंगे, तो माइनस ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था, मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा हूं कि सर माइनस ए को तो ए का नेगेटिव वेक्टर बोल रहे हैं, क्या हम उल्टा बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ माइनस ए वेक्टर, कि ये जो ए वेक्टर है ये माइनस ए का ऋणात्मक सदिश है, ऐसा बोला जा सकता है क्या? अब आप इसको लॉजिकली सोचो कि मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में ही, लॉजिकली सोचो आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि ये है, मान लो ये वेक्टर मेरे पास है, मैंने कहा यार इसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ, इसका ऋणात्मक सदिश बनाओ, तो आपने क्या किया, दिशा को विपरीत किया, मतलब डायरेक्शन को अपोजिट किया और इस पे माइनस लगा दिया। किस पे? माइनस ए पर माइनस लगा दिया, तो ये ए वेक्टर बन गया। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पर सोचो कि क्या हमको ये जो वेक्टर मिला है वो इसका नेगेटिव वेक्टर ऋणात्मक सदिश है? यस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं माइनस ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, इन द सेम वे ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ माइनस ए। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर चाहिए और हम उसको सिंबलाइज करना चाहें, हम उस वेक्टर को लिखना चाहें, तो जो भी वेक्टर है उससे पहले माइनस लगा दो। उससे पहले माइनस लगाने का मतलब हमने उसका नेगेटिव और ऋणात्मक ले लिया, तो हम ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए बोलेंगे, ऐसे ही माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर प्लस ए हो जाएगा, तो म्यूचुअल नेगेटिव वेक्टर बोले जा सकते हैं। ठीक, ये नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर की कहानी। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई? नेक्स्ट वेक्टर हम लेते हैं यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, इकाई सदिश। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है उसको ध्यान से समझो, नाम को ध्यान से पढ़ो। एकांक, इकाई, यूनिट मतलब वन। यूनिट या एकांक का मतलब क्या होता है? वन। इसका मतलब हम किसी एक ऐसे वेक्टर की चर्चा कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड या परिमाण वन है, जिसका मैग्नीट्यूड या परिमाण वन है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा मैं इस चीज को। अब सिचुएशन हमारे सामने क्या आई कि मान लो हमारा ए वेक्टर इधर की तरफ है, मान लो ए वेक्टर इधर की तरफ है, हमसे कहा कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में या ए वेक्टर की दिशा में एक यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश चाहिए। तो अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से सुने ना, तो एक बात तो बेटा हमको क्लियर हो गई है कि जो हमको यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश चाहिए वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की दिशा में चाहिए। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर हम लेने वाले हैं उसका डायरेक्शन तो डिसाइड हो चुका। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है? जो ए का है। बोलो ये बात क्लियर है क्या? हमने क्वेश्चन ही क्या बोला कि हमको ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब जो हम यूनिट वेक्टर लेने वाले हैं उसका डायरेक्शन वही है जो ए का है। अब पहली बात, हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जब यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसके लिए सिंबल क्या लेते हैं? जैसे ए की तरफ यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो हम ए के ऊपर ये कैप लगा देंगे, टोपी पहना देंगे। अब ए कैप और ए वेक्टर दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस है, समझना क्या है। सिमिलरिटी क्या है कि ए कैप क्या है? एक वेक्टर है, और ए वेक्टर क्या है? ये भी वेक्टर है, ये सिमिलरिटी है। बट डिफरेंस क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, परिमाण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा, परिमाण हमेशा एक आएगा। ठीक है। अब अगर हम वेक्टर्स का रिलेशन समझते हैं तो हम इस रिलेशन को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन 3। ठीक है, यहां से आप दोनों वेक्टर का रिलेशन देखो क्या है। मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहोगे? आप कहोगे कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, सोचो अगर मैं आपके सामने ये शर्त रखूं, ध्यान से समझना अब इस चीज को और एक बार में समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने शर्त रखूं कि मुझे ये जो वेक्टर मिले इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, हर हालत में इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि बी वेक्टर को हम कितने से डिवाइड करें कि यहां जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 मिले?
हमने अभी इस रिलेशन को देख करके क्या बोला कि जो ए का मैग्नीट्यूड है, जो ए का परिमाण है, वो बी के परिमाण का 1/3 है। बी के परिमाण का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोड ए मतलब ए का परिमाण बी के परिमाण या मैग्नीट्यूड का 1/3 है। सोचो अगर इसका परिमाण 3 हो तो इसका परिमाण या मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम b को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, यहां पर अब उल्टा सोचना, ठीक है? कैसे? बहुत लॉजिकल चीज है, ध्यान से समझना। ये हटा दिया मैंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार b का मैग्नीट्यूड 3 है, कुछ ऐसे से डिवाइड करो कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाए। तो आप कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 से डिवाइड करो ना। और सोचो अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 हो तो आप कितने से डिवाइड करो? 5 से। और सोचो अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 हो तो आप कितने से डिवाइड करो? 10 से। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम b के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। अब ये चीज यहां पर अप्लाई करके देखना। इसी तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाओ कि मैं कहता हूं कि a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? अब ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और मैं आपसे कहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 चाहिए। तो सोचो बेटा आप यहां पर क्या लिखना पसंद करोगे? a के मैग्नीट्यूड को कितने से डिवाइड करोगे? a के मैग्नीट्यूड से ही, जैसे हमने यहां बोला। तो जब मैं वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो फिर जो वेक्टर आएगा वो तो हमेशा 1 ही आएगा। जैसे हमने यहां पर a और b का रिलेशन बोला, ऐसे यहां पर a कैप और a वेक्टर का रिलेशन। अब सोचना, फिर एक बार सोचना कि a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मोड a अगर मैं लिखूं तो बेटा a का इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? आप खुद सोच लो। इसका मतलब क्या हुआ कि a कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? a कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1/a है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका खुद का मैग्नीट्यूड इतना है, और अपॉन में ये लिख दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 आएगा। तो यहां से हमारे पास में एक रिलेशन बन गया कि a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मोड a। इज दैट क्लियर? और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a वेक्टर इक्वल्स टू मोड a कैप। मतलब रिलेशन ऐसे भी बोला जा सकता है कि मुझे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मतलब उसकी दिशा का एकांक सदिश मालूम हो, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा काम आता है हमारे फिजिक्स में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाए, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वेक्टर बन जाए। तो a वेक्टर इक्वल्स टू मोड a कैप। बोलो बेटा यहां तक की बात क्लियर हो गई? ठीक। अब इसमें एक छोटी सी बात और है कि जनरली हमारा 3 एक्सिस से पाला पड़ता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो 3 एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर एकांक सदिश डिसाइड कर दिए परमानेंट, जिनमें कोई चेंज नहीं होगा। x की तरफ यूनिट वेक्टर हमेशा i कैप कहा जाएगा, हमेशा। अब इसको उल्टा भी समझ सकते हो, i कैप अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझ जाओगे? x की तरफ एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही y की तरफ यूनिट वेक्टर हमेशा j कैप लिखा जाएगा, और z की तरफ यूनिट वेक्टर हमेशा k कैप लिखा जाएगा। ये फिक्स है। कहीं अगर आपने j कैप देख लिया तो y की तरफ यूनिट वेक्टर है, k कैप देख लिया तो z की तरफ यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अगर आपने माइनस i कैप देख लिया तो आप क्या समझोगे? इतना तो आप सेंस ऑफ ह्यूमर लगा ही सकते हो ना। माइनस i कैप का मतलब क्या है? माइनस i कैप का मतलब है माइनस x की तरफ यूनिट वेक्टर, प्लस i का मतलब हुआ x की तरफ, मतलब प्लस x की तरफ यूनिट वेक्टर, और माइनस i का मतलब हुआ कि माइनस x की तरफ यूनिट वेक्टर है। ऐसे माइनस j का मतलब माइनस y की तरफ यूनिट वेक्टर, माइनस k का मतलब माइनस z की तरफ यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि हमारा ये x एक्सिस है, ठीक है, x की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हमारा पार्टिकल a से b तक पहुंचा, उसका डिस्प्लेसमेंट यह विस्थापन 10 मीटर है बेटा। तो आप, और ये मान लो क्या वेक्टर है हमारा? p वेक्टर है, कुछ भी मान लिया।
तो हम पी वेक्टर को क्या लिखेंगे? अब यहां से देखो, ये मैंने आपसे क्या बोला, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश मालूम हो तो वेक्टर लिखा जा सकता है। अब हमारा ये जो वेक्टर है वो इधर की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, और इसकी तरफ यूनिट वेक्टर कितना है, इसकी तरफ यूनिट वेक्टर, इसकी तरफ यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है आई कैप। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो हमने पी वेक्टर को ऐसे लिख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपसे कह दूं कि y की तरफ 20 है, वेक्टर क्या लिखेंगे? अब आप समझ गए होंगे 20 जे कैप, माइनस वाई की तरफ 30 है, माइनस वाई की तरफ 30 है तो क्या लिखेंगे, माइनस 30 जे कैप। z की तरफ 5 है तो क्या लिखेंगे, 5 के कैप। ये वेक्टर को लिखने का तरीका, बात समझ में आ रही है? तो ये जो नेगेटिव और यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों। तो यूनिट वेक्टर वाली कहानी आपको अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक्स वाई और जेड के लिए यूनिट वेक्टर आपको परमानेंटली याद रखने, आई जे और के। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो मतलब परिमाण मालूम हो, उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर एकांक सदिश मालूम हो तो हम वेक्टर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से, परिमाण को एकांक सदिश से मल्टीप्लाई करो, हमारा वेक्टर बन जाएगा। ये तो अभी बहुत एलिमेंट्री स्टेज पर अपन यूनिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर की बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर तो आगे बहुत अच्छे तरीके से अपने काम आएगा, लेकिन ये बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये इस सेगमेंट में बेटा मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, इन सारे टाइप्स को अच्छी तरह से समझना। कहीं कुछ चीज स्किप होती है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपको जरूर देना है। आपके फीडबैक से ही मुझे एक्चुअल में पता लगेगा कि वास्तव में मेरी बात किस हद तक, कितना % आप तक पहुंच पा रही है। आपके फीडबैक से ही मुझे उस चीज के बारे में पता लगेगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की, मतलब 2 वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका सीखेंगे। वहां पर ट्राइंगल लो, त्रिभुज का नियम आएगा, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम का लो आएगा। वहां से मेन शुरुआत हो जाती है चैप्टर की, जहां से क्वेश्चंस बनना एग्जाम में शुरू होते हैं, ठीक है? तो देखना वीडियो को अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।